स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर 5% रिजर्वेशन जो मुस्लिम्स को दिया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देखिए, इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुरंत शोर तो उतना नहीं मचाते, लेकिन चुपचाप पूरी की पूरी एक जनरेशन की दिशा को बदलने की ताकत रखते हैं। महाराष्ट्र सरकार का एक सरकारी आदेश जो कि 5% SBC आरक्षण जो मुस्लिम्स को दिया जाता था उसको समाप्त करता है। और आज यह वास्तव में केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, एक प्रशासनिक नोट नहीं है, यह संविधान, सामाजिक न्याय और राज्य की नैतिक जिम्मेदारी पर एक सीधा सवाल भी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कानून की, डेटा की, मुस्लिम्स के सामाजिक स्थिति की और सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय की, और साथ ही साथ ये SBC आरक्षण क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। अपने UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने हेडलाइन देखी मुस्लिम आरक्षण, ध्यान से समझिएगा कि मुस्लिम आरक्षण जैसा कोई भी प्रावधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता और यह आरक्षण भी धर्म के आधार पर नहीं था। वास्तव में इसके लिए एक नई कैटेगरी क्रिएट की गई थी जिसको कहा जाता है SBCA। SBCA क्या है? स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी A बनाई गई महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2014 में। इसके अंतर्गत मुस्लिम्स की वे जातियां जो पिछड़ी थीं, जैसे कि सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन था जिनमें, जैसे कि वे जातियां जैसे अंसारी, नदाफ, कुरैशी, धोबी मुस्लिम, नाई मुस्लिम, इन जातियों को SBCA कैटेगरी दिया गया। और यह निर्णय लिया गया था वास्तव में फैक्ट्स के बेस पर, सर्वेस के बेस पर और कमिटीज के रिपोर्ट के बेस पर। और इन्हें दिया गया 5% आरक्षण शिक्षा और सरकारी नौकरियों में, क्योंकि ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय थे। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि यह निर्णय अध्यादेश के द्वारा लागू किया गया था और यह धर्म आधारित ना होकर के पिछड़ेपन पर आधारित वर्गीकरण था। यहां पर महत्वपूर्ण रूप से संविधान की दृष्टि से भी समझिएगा, संविधान में जो शिक्षा संबंधी आरक्षण दिया जाता है बैकवर्ड कैटेगरीज को, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को, वह 15(4) में दिया जाता है, 15 अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 में दिया जाता है। और नौकरियों में यानी रोजगार में जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है वह अनुच्छेद 16 सब क्लास 4 के अंतर्गत दिया जाता है। लेकिन धर्म आधारित आरक्षण संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, और अगर दिया जाए तो यह 15(1) का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाएगा। और इसी के बाद यह मामला जो अध्यादेश से एक कानून बनने का प्रयास कर रहा था पहुंचता है बंबई हाईकोर्ट। निर्णय पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा क्रम बेहतर ढंग से समझ में आएगा। बंबई हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण निर्णय दिया और बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा में यह जो 5% आरक्षण दिया जा रहा है इसकी मंजूरी है, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में SBCA आरक्षण को अस्थायी रूप से जारी रखने दिया, लेकिन नौकरियों के संदर्भ में इस आरक्षण पर स्थगन लगा दी, रोक लगा दी। देखिए, इसके पीछे कोर्ट का लॉजिक क्या था? कोर्ट यह मानता था कि शिक्षा में जो 5% आरक्षण दिया जा रहा है वह जायज है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ापन है। लेकिन जब रोजगार की बात आई तो कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी कानूनी प्रक्रिया अलग होगी, इसमें डेटा और वैधता की गहन जांच की जरूरत होगी, इसलिए इस पर रोक लगाई जाती है। लेकिन इस रोक के बाद ही वास्तव में अगला फेज ऑफ बवाल शुरू होता है, विवाद शुरू होता है। अब समझिएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए, एग्जैक्टली ये है कि एक अध्यादेश लाया गया था, और अध्यादेश के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बच्चे पॉलिटी के हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल क्लियर आइडिया होगा कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है वो विधायिका का अगला सेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर आपको पारित कराना होता है। अगर आप नहीं पारित कराते तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो यह अध्यादेश लाया तो गया था, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक इसे विधायिका में ना तो प्रस्तुत किया गया, ना ही पारित कराया गया। अब ध्यान से समझिएगा कि सरकार यहीं से अपना तर्क ले रही है। सरकार कह रही है कि भाई, जो कानून बना ही नहीं वह तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है, हमने तो केवल तकनीकी रूप से उस चीज को हटाया है पेपर से। यह तकनीकी रूप से बिल्कुल सही
जवाब है जो सरकार ने दिया है, लेकिन सवाल केवल तकनीकी प्रश्न का है ही नहीं, सवाल यह भी है कि क्या एक कल्याणकारी राज्य किसी समुदाय के भविष्य को फाइलों की देरी के पीछे छोड़ सकता है, या उसका सामाजिक न्याय करना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखिए, अगर आप मुस्लिम समुदाय को ठीक से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आंकड़े कहां से मिलेंगे? सबसे पहले और सबसे बड़ी जो कमेटी बनी इस पर, सच्चर कमेटी 2006 में बनती है, और 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि जो बैंकिंग है, जो शिक्षा है, जो नौकरियां हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें मुस्लिम समुदाय कई राज्यों में एससी और एसटी से भी नीचे है। इनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में बहुत कम है। आईएएस, आईपीएस और सेना में इनका प्रतिनिधित्व 2.5% से भी कम है, और मुस्लिम समुदायों में उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। और इसीलिए इसी डेटा को आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार ने एसबीसी ए कैटेगरी अलग से बना दी। अब वास्तव में अगर आप ध्यान देंगे तो यह जो आरक्षण दिया जाता है, यह आरक्षण कहीं से भी एक भीख नहीं होती, एक रियायत नहीं होती, एक डोनेशन नहीं होता है, यह होता है सोशल मोबिलिटी का औजार। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अब जब सरकार ने एसबीसीए को खत्म कर दिया है तो सरकार के तर्क और सरकार के पक्ष को भी जानना जरूरी है। तो महाराष्ट्र सरकार कहती है कि यह प्रक्रियागत अवैधता है, क्योंकि 2014 का अध्यादेश विधानसभा में पारित न होने से स्वतः शून्य हो गया। दूसरा, हमने केवल औपचारिक समापन किया है, यानी कि जो पहले से कानूनी रूप से अस्तित्वहीन है उसे आधिकारिक रूप से बंद करना आवश्यक है, और यदि पुनः लागू करना होगा तो उचित विधायी प्रक्रिया के द्वारा इसको किया जाएगा। इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा उन विद्यार्थियों पर, उन छात्रों पर जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे इस एसबीसीए कैटेगरी के अंतर्गत। नए प्रमाण पत्र अब नहीं बनेंगे, जो प्रमाण पत्र हैं वो वेरीफाई नहीं किए जाएंगे। अब असर पड़ेगा एडमिशन पर, कॉलेज में शिक्षा पर, और यहीं पर इसका असर केवल अगली पीढ़ी पर नहीं, वर्तमान पूरी पीढ़ी पर भी पड़ना है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि आरक्षण जिसकी हम बात कर रहे हैं यह कोई दान नहीं है, यह वास्तव में सामाजिक गतिशीलता का एक साधन होता है। अगर आप देखिए तो जो दलित समुदाय है, जो पिछड़ा समुदाय है, उसे सदियों से शिक्षा और राज्य रोजगार से वंचित रखा जाता है, और इन्हें समान अवसर देना ही हमारे संविधान की मूल भावना है। दूसरा, ये जो आरक्षण है ये दिया जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए, समान स्तर सबका बनाने के लिए। आरक्षण समान प्रारंभिक स्थिति जो भारत में असमान है उसको समान करने के लिए एक बड़ा मेथड है, एक बड़ी प्रक्रिया है। और डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भी संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को एक सीमित समयावधि का सुधारात्मक उपाय माना था, यद्यपि यह भारत का एक परमानेंट तरीका बन चुका है। यहां पर मुस्लिम समुदाय को भी थोड़ा सा डीप डाउन समझना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम दलित समुदाय दोहरी तरीके की वंचना का शिकार होता है। देखिए, जो दलित समुदाय है, जो भारत में एससी कैटेगरी है, वह शासित होती है अनुच्छेद 341 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को दिया जाता है। इसमें मुस्लिम दलित और ईसाई दलितों को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी खास बात है 1950 का राष्ट्रपति आदेश भी है, जो कि धर्म आधारित यह बहिष्करण आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। इसमें आप संरचनात्मक असमानता देख सकते हैं, क्योंकि समान ऐतिहासिक उत्पीड़न उनका भी हुआ, लेकिन उन्हें संवैधानिक सुरक्षा समान रूप से नहीं उपलब्ध कराई जाती, और यही है उनकी दोहरी वंचना। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया, संविधान संशोधन के द्वारा यह दिया गया। देखिए, 103वां संविधान संशोधन किया गया, 10% आरक्षण किसको दिया गया? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। एसबीसीए क्या कर रहा था? वो 5% आरक्षण ही केवल दे रहा था, वह भी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। यह डेटा समर्थित था, परंतु कानूनी इस पर कमजोरी रही, इसे पारित नहीं कराया गया, शायद इंटेंशनली नहीं पारित कराया गया। तो प्रश्न यह है, यदि आर्थिक मापदंड सर्वधर्म स्वीकार्य है तो डेटा आधारित सामाजिक पिछड़ापन विवादास्पद क्यों और कैसे हो जाता है इस देश में? तो यह ध्यान दीजिएगा। और यहां से एक मुद्दा वह भी आता है जिस पर डिबेट की जा रही है कि यह मुद्दे, इस फैसले की टाइमिंग, पिछले 10 साल से आपने इसको खारिज नहीं किया, अभी क्यों खारिज किया? तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मुस्लिम्स के लिए एक पवित्र मंथ है, और इसके साथ साथ चुनाव का माहौल भारत में हमेशा रहता है, और विपक्ष एक तरीके से ये मानता है कि यह राजनीतिक संदेश देने के लिए
GR जारी किया गया है। लेकिन सरकार कह रही है कि यह एक प्रकार की संवैधानिक सफाई है। संभव है कि सरकार भी सही हो, संभव है कि विपक्ष सही हो, लेकिन प्रश्न और मुद्दा जो सबसे बड़ा है वह यह है कि राज्य की भूमिका केवल कानूनी होती है या नैतिक भी होती है। उसे क्या नैतिक भूमिका भी निभानी चाहिए? क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जब आप यह निर्णय लेते हैं तो यह निर्णय केवल महाराष्ट्र तक नहीं रहता, यह निर्णय वास्तव में राष्ट्रव्यापी संदेश देता है। अन्य राज्यों के लिए भी यह एक मिसाल बनेगा। अगर आप देखें तो केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ पर मुस्लिम्स को ओबीसी और पिछड़ा वर्ग वर्गीकरण अभी तक दिया गया है, विद्यमान है। ओबीसी और अल्पसंख्यक का एक नया विमर्श शुरू हो जाएगा, एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी, जहां पर पिछड़े मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची में रखने की बहस और तेजी से बढ़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका भी बढ़ेगी। अगर आप ध्यान देंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस में 50% की सीमा तय की थी और अब इस तरीके के विवादों से इस सीमा पर भी आगे प्रश्न और ज्यादा गंभीर तौर पर उठेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, इन सब चीजों में मामला अदालत जाएगा, रिव्यू होगा, अदालतें अपना फैसला करेंगी, पॉलिटिक्स अपना काम करेगी, पॉलिटिक्स अपना खेलते रहेंगे लोग। लेकिन उन छात्रों की बड़ी चिंता होनी चाहिए जिन छात्रों का एडमिशन इस साल रुक जाएगा। यह फैसला महाराष्ट्र तक सीमित भी नहीं रहने वाला है, पूरे भारत के लिए मैंने जैसे आपको बताया एक बड़ा पॉलिसी सिग्नल है। तो सवाल केवल आपसे ही मैं कर सकता हूं और सवाल आपसे यह है कि क्या यह एक वैधानिक मजबूरी थी या फिर सामाजिक न्याय से राज्य का सिस्टमेटिक तरीके से पीछे हटना? अपनी राय को कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। मैं भी उसे पढ़कर इनरिच होता हूं, अपनी चीज़ों को बेहतर करता हूं और आपकी राय ही मुझे ये बताती है कि किस प्रकार से आप हमारी चीज़ों को ले रहे हैं, क्या उसमें बेहतर और किया जा सकता है। तो आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 2027 या वर्ष 2028 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं, जिसका फरवरी मॉर्निंग बैच 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये बैचेस आपको इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधाएं मिलेंगी और ढेर सारी डिटेल्स हैं जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो इस पर एक बार विजिट कीजिए, ठीक से ब्रोशर को पढ़िए। कोई डाउट होता है तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए, सपोर्ट टीम आपसे बात कर लेगी। और जब अगर आपको यदि इसमें अच्छा सा डिस्काउंट चाहिए तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट उसी समय दिलाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।